हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है सेल्स का, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन भी किया है और ये हम लोग उसी के आगे आज चर्चा करेंगे। तो सेल्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि पौधों में भी हैं और जंतुओं में भी हैं, क्योंकि दोनों ही लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सजीवों में आते हैं। अब प्लांट सेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज कि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि कोशिका भित्ति। और ये किस चीज की बनी होती है, तो ये बनी होती है हमारी सेलुलोज की। और सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे बड़ी मात्रा में या सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है बेटा, वो हमारा सेलुलोज होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरे नंबर पर देखें तो यहीं पर सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी पेड़ की ब्रांच को, डाल को पकड़ करके दबाइए तो क्या वो दबती है? नहीं दबती। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि कोशिका भित्ति। जबकि अगर आप अपने हाथ को अगर दबाइए तो वो दब जाता है। क्यों? क्योंकि हम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है, वो क्या होती है बेटा, वो होती है सेल मेम्ब्रेन की। यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका कला उपस्थित होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन प्लांट सेल में आउटर लेयर तो सेल वॉल है, लेकिन उसके अंदर की जो परत होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, या क्योंकि भाई जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, वैसे ही सेल्स में भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको सेल सेल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से सेल्स आपस में एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करती हैं, यानी कि साम्यावस्था। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए तो प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका इसको कहा जाता है। ये एक फूड रिजर्वायर का काम करती है। भाई प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट्स में, यानी कि पर्णहरिम। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है? पर्णहरिम, या इसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्णहरिम या हरित लवक कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। और ये जब फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस के बाद, तो एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर होगा? इसी वैक्यूल में होगा। साथ ही साथ ये सेल को एक टाइटनेस यानी कि स्ट्रेंथ या स्फीति भी प्रदान करती है, जिससे कि आयंस का एक्सचेंज हो सके। सेल्स यहां पर देखिए तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल में आ रही हैं, यानी कि जो हमारी एडवांस कैरेक्टर की हैं। और इनमें डिफरेंट सेलुलर और जो ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं और प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक दोनों में प्रेजेंट होता है। दोनों में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रदव्य जालिका होती है। दोनों में ही राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों में गोल्गी ऑपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। और सेल है तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो जो एनिमल सेल होती है इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता। दूसरा कैरेक्टर, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि तारक काय प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये तो बात हो गई इनकी। अब बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? भाई प्लांट में क्या पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया कि इसमें प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि पर्णहरिम होते हैं, जिससे कि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हम लोग अपना खाना बनाते
नहीं, पकाते हैं, जबकि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं सन रेज की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो जो सेंट्रल वैक्यूल होती है ये प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, फूड रिजर्वायर, जिसको अभी हमने आपको बताया। और साथ ही साथ देखा जाए तो अदर प्लास्टिड्स यानी कि जो विभिन्न लवक होते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं पाए जाते। साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, और लाइसोसोम। ठीक है बेटा, इतने पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद ये तो डिफरेंस की बात हो गई जो कि आपका जनरल क्वेश्चन बनता है। अब एक आपका ऐसा एनिमल है जिसको कि कहा जाता है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी इसको कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन एनिमल के नाम से जाना जाता है, और ये एक प्रोटोजोन है यानी कि प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, जिसको कि हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग जानते हैं बेटा यूग्लिना के नाम से। ठीक है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी कौन है बेटा? तो यूग्लिना होता है। और सारे प्रोटोजोन्स में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला प्राणी भी यही है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम के कंपैरिजन में जो यूग्लिना है बेटा ये सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है, और इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स होता है, यानी कि 20 साल तक ये जीवित रहता है। अगर इसको खाना ना मिले तो ये क्या करेगा? इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हमारा पर्णहरिम है, ठीक है, पर्णहरिम या हरित लवक जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है। फूड ना मिले तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना काम चला लेगा, और इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के ही कारण इसको कहा गया है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आता क्या है हमारा, कि जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सभी चीजें हैं, वैसे ही प्लांट सेल के अंदर भी हैं। और इन सेल ऑर्गेनल का काम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला की। अब सेल मेम्ब्रेन जिसको कि लिपिड मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा हमें दिखते हैं इसमें, जो हमें बीच में यहां पर जो पार्टिकल्स आपको जेम्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये होती है प्रोटीन, और बाकी जो पोर्शन है यहां पर ये आपका लिपिड का बना होता है। तो लिपिड बाइलेयर यानी कि दो परत की ये झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये किस चीज से बना होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और साथ ही साथ ये दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही। ठीक है, क्लियर। इवन यहां पर इसका फंक्शन क्या होता है भाई? सेल को शेप प्रोवाइड करना, यानी कि कोई भी कोशिका है उसकी आकृति का निर्धारण, और साथ ही साथ ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बांधे रखने का काम करती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है यानी कि कोशिका के बाहर का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको बाहर और अंदर के फ्लूइड को अंदर मेंटेन रखने में मदद करती है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या करती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? ये अर्ध पारगम्य या सिर्फ किसी निश्चित तत्व के लिए ही पारगम्य है। ऐसा नहीं है कि खाला का दरबार है कोई भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है कि सिर्फ कुछ विशेष तत्व को ही एंट्री मिलती है, हर एक चीज सेल के अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम देखें तो दूसरा सेल ऑर्गेनल जो है
इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय, जो कि किस में प्रेजेंट होता है बेटा? एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, अब सेंट्रोसोम किस चीज का बना होता है या इसका काम क्या होता है? तो ये बेटा सेंट्रियोल्स से मिल करके बना होता है, जो कि एनिमल सेल में होती है। देखिए, ये कुछ लकड़ियों की सी संरचना आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सेल ऑर्गेनल में है और ये सेल डिवीजन में मेनली पार्टिसिपेट करता है। यहां पर जो आपका एक पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, अब इसी को मिला करके, सेंट्रियोल को मिला करके क्या बनता है बेटा? सेंट्रोसोम्स बनते हैं, यानी कि तारक काय बनते हैं। ठीक है, अब इनका मेन रोल है सेल डिवीजन में, जो कि बताया। और यहां पर देखा जाए तो ये सेल के अंदर किसी प्रोटीन को आना जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर कोई प्रोटीन के अलावा कोई मैसेंजर आरएनए है, उसको कहीं पर जाना है, तो उन सब में ये मदद करते हैं सेंट्रियोल, साथ ही साथ सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह वर्क करके, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि बहुत ही सूक्ष्म पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका मेन काम होता है सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब को बांट करके एक दूसरी तरफ खींचना, और इसी कारण से सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन संभव हो पाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब सेंट्रियोल के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करें तो ये आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरिम। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसी में संपन्न होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब क्लोरोप्लास्ट जो है, इसकी अगर बात करी जाए तो ये ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरे रंग का होता है। और इसमें जो पिगमेंट होता है, यानी कि जो वर्णक होता है, पिगमेंट मतलब वर्णक यानी कि रंग, वो प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर देखें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेटा, ये दो स्टेप में पूरा होता है। एक तो होती है हमारी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाशिक क्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है पर्णहरिम, इसमें ये जो आपको सिक्के की सी संरचना जो नजर आ रही है, एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में रखे हैं, जैसे आप लोग सिक्कों को एक के ऊपर एक रख करके बिल्डिंग सी बनाते हो, तो वैसे ही ये है। और इनको कहा जाता है क्या बेटा? इसको कहा जाता है ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट में आप देख पा रहे हैं बेटा, तो यहां पर जो आप सिक्के की सी संरचना आपको नजर आ रही है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग थैलाक्वाइड। ठीक है, ये क्या कहलाता है? थैलाक्वाइड कहलाता है। थैलाक्वाइड के अंदर का जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है, यानी कि एक सिक्का जो है वो क्या कहलाएगा? ग्रेना या ग्रेनम, इसके इंटरनल पार्ट में। और यहीं पर जो आउटर पार्ट है, यहां पर होता है स्ट्रोमा। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन है यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये कहां पर होती है बेटा? तो ये ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है यानी कि अंधकार अभिक्रिया, ठीक है, डार्क रिएक्शन जो होती है हमारी अंधकार अभिक्रिया, इसकी अगर बात की जाए तो अंधकार अभिक्रिया जो है ये हमारी होती है कहां पर बेटा? ये स्ट्रोमा में होती है। तब जाकर के फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप कंप्लीट होता है। तो ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, तब फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। और इसके बाद प्लांट में क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम देखें तो दूसरा जो सेल ऑर्गेनल है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। तो बेटा जो साइटोप्लाज्म है, कोई भी लिविंग सेल अगर है हमारी, तो लिविंग सेल का 70% पार्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में ही जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सभी तैरते रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कहां पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन
यानी कि जो कोशिका कला है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसके अंदर, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो पोर्शन होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या है कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की संरचना होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे लार्जेस्ट अमाउंट किसका होता है, वाटर का होता है। और ये जितना भी मेटाबॉलिक कंपोनेंट या मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, उन सबको परफॉर्म करवाता है। जैसे चाहे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन के बाद ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आरएनए का फॉर्मेशन और आरएनए का ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सभी चीजें, या फॉरेन पार्टिकल कोई सेल के अंदर गया, उन सब को बनाना हो या उन सब को पहुंचाना हो, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, तो नाम आता है पुरकिंजे का। ठीक है, किसका नाम आता है बेटा, पुरकिंजे का नाम आता है। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रदव्य जालिका। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है बेटा, देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास यहां पर ये प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहा जाता है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ये कोशिका को संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, कैसे प्रदान करती है, क्योंकि इसमें से लिपिड का भी फॉर्मेशन होता है, और यही लिपिड सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदव्य जालिका की अगर हम लोग बात करें, तो ये होता क्या है बेटा, ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का। यहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारा आपका ये फैला हुआ एक नेटवर्क है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या करता है कि ये कोशिका द्रव्य यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, साइटोप्लाज्म में ही ये प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन्स को फॉर्म करवाने के लिए, सेल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ लिपिड में ये मदद करता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख रहे हैं ईआर, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका होती है, इसमें यहां पे जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स किसके हैं बेटा, ये डॉट्स हैं राइबोसोम के, और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये आपकी क्या हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाती है, यानी कि खुरदुरी हो जाती है। ठीक है, राइबोसोम्स की वजह से क्या हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, और ये राइबोसोम मदद करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। यानी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकला, यहां से निकला एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए निकला। अब मैसेंजर आरएनए कहां आएगा, ये राइबोसोम के पास आएगा, किसके राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, और ये कन्वर्ट किसमें कर देगा, इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन में। तो राइबोसोम का काम तो होता है प्रोटीन को बनाना, लेकिन राइबोसोम इसमें धसे हुए रहते हैं, इसलिए ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब वही जो चिकनी होती है जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है बेटा, ये लिपिड का फॉर्मेशन करती है, जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना के निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन को बनाने में मदद करती है। ठीक है बेटा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट है हमारा गोल्गी ऑपरेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। गोल्गी ऑपरेटस, इसको क्या कहा जाता है बेटा, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा, जाना जाता है गोल्गी ऑपरेटस को। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर जो गोल्गी ऑपरेटस है, ये आपका कहां पर प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब जो प्रोटीन बनी है, प्रोटीन जो बन रही है, इस प्रोटीन में क्या होता है बेटा, प्रोटीन जो बन रही है, इस प्रोटीन को चेक करने का काम कि भाई प्रोटीन सही बनी है कि नहीं, कौन करेगा, चेकिंग का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
में जो राइबोसोम है उन्होंने प्रोटीन बनाया। इस प्रोटीन को चेक करने का काम कौन करेगा बेटा? गोल्गी ऑपरेटस करेगा। और प्रोटीन अगर सही बनी है तो ये इसको क्या करेगी? पैकिंग करके इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है कि जहां पर इसका काम होना है। ठीक है, क्लियर? और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। साथ ही साथ यहां पर देखें, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनल होता है और जो कि सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको गोल्गी ऑपरेटस नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करती है? सिक्रीशन करवाती है और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, यानी कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में, या कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको भी पहचानने का काम इसी का है कि अगर कोई सेल के अंदर बैक्टीरिया घुस गया तो उसको पहचानेगा कौन? यही। कोई वायरस आ गया तो पहचानेगा कौन? यही। क्योंकि आउटर पार्ट क्या है? प्रोटीन का ही बना होता है वायरसेस का, और ये भी प्रोटीन के लिए ही सेलेक्टिवली है। लेकिन जैसे ही ये पहचानती है कि ये तो वायरस है, तुरंत इसका एक्सपोजर होता है लाइसोसोम से। ठीक है, क्लियर? तो ये पहचानने का, पेपर चेकिंग का काम कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम ये हमारे क्या होते हैं बेटा? लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। जो वायरस या बैक्टीरिया जो गोल्गी ऑपरेटस ने पहचाना, उसको ये किससे एक्सपोज कराएगा? लाइसोसोम से। लाइसोसोम के अंदर 24 टाइप्स के लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लाइसोजाइम्स, यानी कि लाइसो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यही लाइसोजाइम्स जो हैं ये किस में मदद करेंगे बेटा? यही लाइसोजाइम्स जो हैं ये आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है, बैक्टीरिया आया है, उसको किल करने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको मारने में ये खुद भी खत्म होता है, खुद भी ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। अब यहां पर देखें तो ये आपका छोटा सर्कुलर शेप, यानी कि गोल आकार का सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको लाइसोजाइम्स कहते हैं, यानी कि पाचक रस होते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। और ये जो वेस्ट कंटेंट बनता है उसको रिमूव करने का काम, साथ ही साथ जो डेड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का, और अगर कोई सेल डैमेज है तो उस डैमेज्ड सेल को भी खत्म करने का काम किसका होता है? इसी लाइसोसोम का होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। अब दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा कहा जाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसको कहा जाता है। भाई साइटोप्लाज्म में होगी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, यानी कि ग्लूकोज से क्या हुआ? पायरुविक एसिड बना। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये जब क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है तो क्रेब्स साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। देखिए, जैसे न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, वैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में भी डीएनए होता है, जिसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो अगर ये कहा जाए कि हम लोगों में, यानी कि ह्यूमंस में, किसका डीएनए ज्यादा होता है, मदर का या फादर का, माँ का या पिता का, तो हमेशा माँ का डीएनए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि माँ जो मदर सेल से हमें एग सेल मिलती है, इसमें न्यूक्लियस है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल तो इसी के हैं। और पिता से स्पर्म के फॉर्म में सिर्फ क्या मिलता है हमें? यहाँ पे न्यूक्लियस मिलता है, और ये न्यूक्लियस ही स्पर्म का अंदर आता है, बाकी टेल का पोर्शन हट जाता है। ठीक है, टेल का पोर्शन हट जाता है। तो बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि कोशिकांग है, जिनमें कि माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म भी है, इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है ये किसका है? माँ का है। और इसीलिए मदर का डीएनए हम सभी लोगों के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, या किसी भी एनिमल में मदर का डीएनए ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? ये आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि सेल का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कहा जाता है कॉइन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का सिक्का, जिसके द्वारा क्या होगा? यहां पर ऊर्जा का सिक्का कहा जा रहा है, जब पैसे खर्च होंगे तभी काम होगा, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी यूटिलाइज होगी, तभी क्या होगा बेटा?
तभी हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका मेन रोल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है कोशिकीय श्वसन के द्वारा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। भाई न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ये हमारा किस में रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये लार्ज और डबल मेम्ब्रेन का यानी कि दो परत का डबल लेयर्ड बना होता है हमारा कौन सा, ये हमारा न्यूक्लियस बना होता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इसमें आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी है उनको कैरी कर रहा है यानी कि क्रोमोसोम को। सेल के अंदर किसी भी फंक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी न्यूक्लियस की होती है। कोशिका के अंदर कोई भी काम होगा तो वो सारा गवर्निंग किसके अंदर होगा, किसके द्वारा होगा, तो वो न्यूक्लियस के ही द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन, साथ ही साथ जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं यानी कि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी हाइट कैसी होगी, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं और इनको कैरी करने का काम न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा पराक्सीसोम की। तो ये जो पराक्सीसोम्स होते हैं ये भी आपका एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और ये भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर रिड्यूसिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। विशेष प्रकार के अपचाई एंजाइम इनमें उपस्थित होते हैं जो कि लिपिड यानी कि वसाओं के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय में मदद करते हैं। भाई वसाएं कहां से बन रही थी, जो हमारा स्मूथ ईआर था, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका थी और उसमें जो हमारे लिपिड्स है यानी कि वसा है उनको कैटाबोलाइज करने का काम, और साथ ही साथ जो लॉन्ग चेन के फैटी एसिड्स होते हैं यानी कि लंबी श्रृंखला के वसीय अम्ल होते हैं उनका भी उपापचय कौन करवाता है, यही हमारा पराक्सीसोम ही करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है बेटा वो है हमारा प्लास्टिड यानी कि लवक। अब देखिए प्लांट्स में जो प्लास्टिड होते हैं यानी कि लवक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ये भी आपके कैसे होते हैं, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के होते हैं और ये तीन प्रकार के हैं। एक तो कहलाते हैं आपके अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ये जो कलरलेस पार्ट होता है प्लांट का उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, जो कि आपका क्या काम करते हैं बेटा, वर्णी लवक जो प्लांट्स में आप डिफरेंट कलर्स देखते हैं, रेड येलो, फ्रूट्स में देखते हैं येलो रेड ऑरेंज, ये सभी आपके किसकी देन है बेटा, वर्णी लवक यानी कि नीला लाल पीला रंग जितना भी है ये सब आपको किससे मिलता है, क्रोमोप्लास्ट से। और तीसरा है आपका हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट या उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है बेटा, क्लियर। अब क्या करते हैं ये बेटा, स्टोर स्टार्च प्रोटीन और फैट यानी कि ये पत्तियों का कलर, फूलों का कलर और फलों का कलर चेंज करते हैं। साथ ही साथ ये स्टार्च यानी कि मंड, देखिए प्लांट में जो शुगर कंटेंट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। तो जो आपके प्लास्टिड्स हैं इनका मेन रोल होता है स्टार्च के स्टोरेज का यानी कि मंड के भंडारण का काम। साथ ही साथ फैट और प्रोटीन यानी कि वसा और प्रोटीन का भी भंडारण यही करवाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है राइबोसोम। भाई राइबोसोम क्या काम करता है, बताया है कि इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का रोल इसी का है। मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए को डिकोड करेगा राइबोसोम, और ये दो तरीके का होता है 70S और 80S बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो यहां पर जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम कर रहे हैं और साथ में अगर हम लोग देखें तो यही राइबोसोम जो है ये आपका जो भी mRNA, tRNA और rRNA है इन तीनों से काम लेता है। ठीक है, राइबोसोम के बाद नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में शुरुआत में हम लोगों ने लेक्चर के बात करी है कि ये फूड रिजर्वायर का काम करती हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं।
और ये आपका फूड स्टोरेज यानी कि गोदाम का काम करती है, जो कि आपका डाइजेशन और एक्सक्रीशन में भी मदद करती है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कुछ कि भाई कौन से सेल ऑर्गेनल डबल लेयर के होते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल सिंगल लेयर के होते हैं, और कौन से सेल ऑर्गेनल आपके बिना किसी मेम्ब्रेन बाउंड के होते हैं। तो तीन तरीके के सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के बेसिस पर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वो कोशिका अंग जिनमें की कोशिका कला यानी कि वो मेम्ब्रेन के अंदर एक झिल्ली के अंदर पैक नहीं रहते, वो कौन कौन से हैं जो झिल्ली के अंदर पैक नहीं रहते। एक तो है सेल वॉल जो कि पैक नहीं रहती, दूसरा है राइबोसोम, राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन होता है यानी कि कोशिका कंकाल जो होता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों में ही ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, चाहे वो आपका सेल वॉल हो, राइबोसोम हो, साइटोस्केलेटन हो, ये सभी चीजें आपकी किस में होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होती हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है यानी कि जिनकी जो मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका कला है ये सिंगल मेम्ब्रेन के बनी होती है। तो कौन कौन सी होती है, जो फूड रिजर्वायर यानी कि वैक्यूल है, लाइसोसोम है, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस यानी कि गाल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सभी आपके सिंगल बाउंडेड यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, एकल यानी कि सिर्फ सिंगल लेयर है, डबल लेयर इनकी नहीं होती है। ठीक है बेटा, क्लियर। और ये भी आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में है। साथ ही साथ अब बात करते हैं डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के, यानी कि वो कोशिकांग जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि वो कोशिकांग जिनकी दो परत की क्या होती है, उनमें झिल्ली होती है। तो इसमें आता है बेटा आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर होता है। ठीक है, और ये सभी देखा जाए तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनकी प्रेजेंस नहीं होती है डबल लेयर बाउंडेड ऑर्गेनल्स की। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इन सभी चीजों की। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो सेल के केस में जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है बेटा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा दिया रहता है। ठीक है, अब वही दूसरा है कि द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड तो माइकोप्लाज्मा हो गई, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, कभी भी पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल तो हमेशा होगी नर्व सेल, लेकिन किसकी, एक एनिमल होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन में अगर डीप सीज में पहुंच गया तो ये आपका बन जाता है जाइंट स्क्विड, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये व्हेल को भी बहुत आसानी से शिकार कर लेता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपका जो जाइंट स्क्विड है ये व्हेल का भी शिकार कर लेता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसकी नर्व सेल क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की भी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल ही है। अगर ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है बेटा वो कहलाता है आपका स्पर्म, यानी कि कोश जो आपका शुक्राणु है, शुक्राणु इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जबकि वर्ल्ड की जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आपकी क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये पीपीएलओ जो होते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म उनसे भी छोटी होती है, मेम्ब्रेन फिल्टर को पार कर जाती है। अब द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है, सिंगल सेल होती है, नवजात बच्चे के सर के बराबर इसका साइज होता है और सिंगल सेल्ड है। ठीक है, अब वहीं अगर ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल की बात करें तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं एग सेल। एग सेल
या ओवम इसको कहा जाता है, यानी कि अंडाणु। अंडाणु सबसे बड़ी है, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है, और स्पर्म सबसे छोटी है ह्यूमन बॉडी में। वर्ल्ड में माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, नर्व सेल सबसे लंबी, और ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, क्लियर? तो आज के सेशन का समापन यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।